शीतल आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का सब्जेक्ट शुरू करेंगे और इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर माननीय कृष्णा सर आए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग कृष्णा सर से इंग्लिश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें ताकि हमारा चैनल और सर का मनोबल बढ़े। आइए कृष्णा सर। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कैसे एक एक टेंस को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स का मतलब, पहला तो वर्तमान काल होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ जब हमारी चल रही है वर्तमान में, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं या टेंस हमने स्टार्ट किया, टेंस में पढ़ा रहा हूँ। ये किस काल में है? ये वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में आपको 4 भाग देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है वो अनिश्चित रूप में पाया जाता है। तो ऐसे ही बच्चों, पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, जैसा पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही बच्चों देखिए, पास्ट टेंस होता है जो बीत चुका है। हम लोगों का जो कल बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें भी बच्चों 4 पार्ट्स होते हैं, चारों पार्ट्स लिखे गए हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो हो गया जो बीत चुका है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। अब बात आती है अगले टेंस की। अगला टेंस है हमारा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस भविष्य, जो चीजें हमारी भविष्य में होने वाली है। जैसे बहुत सारे, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो लाइव देख रहे हैं, और कुछ बच्चे होंगे जो इसके बाद देखेंगे। जो बाद में देखेंगे वही बच्चों क्या होता है? भविष्य होता है, फ्यूचर की बात हो। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा पहला देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और दूसरा क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका तीनों टेंस के बारे में रहा। और चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं अभी जो हमने पार्ट्स बताया टेंस का, तो तीनों पार्ट्स में से पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के या प्रेजेंट इंडेफिनिट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसे हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके हम थोड़ा सा पहचान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैसे पहचानेंगे इसे हम? पहचान क्या होती है बच्चों? जैसे कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में हमारा पहले स्टार्टिंग में वाक्य जो होगा अनिश्चित रूप में पाया जाता है। वाक्य हमारा अनिश्चित रूप में पाया जाता है, और वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द आते हैं बच्चों। ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हुई। और वाक्य हमारा कैसे रहेगा? अनिश्चित रूप में रहेगा, जो निश्चित नहीं रहता है। ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। ये निश्चित नहीं रहता है कि कार्य कब हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेंटेंस के बारे में। तो पहला सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं,
अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है बच्चों? हम 4 सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो जिसमें से पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में इसे हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो चलिए इसके रूल के बारे में जान लेते हैं और कैसे इसे बनाएंगे हम, या इसका अनुवाद कैसे करेंगे। पहले लिखते हैं रूल। रूल देखिए इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता होता है। तो एक वचनकर्ता क्या होता है? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, ये क्या होते हैं? हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। एक वचन कर्ता, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर नंबर कह लीजिए या सब्जेक्ट कह लीजिए, नंबर या सब्जेक्ट। ठीक। और ऐसे ही क्या होता है? बहुवचनकर्ता होता है। तो बहुवचनकर्ता में आते हैं आई, वी, दे, यू। ये क्या होते हैं बच्चा? बहुवचनकर्ता होते हैं। बहुवचन कर्ता, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है और कौन सी नहीं लगती है। सहायक क्रिया की बात करते हैं तो ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और बहुवचनकर्ता में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यस या ईएस किसके साथ लगता है। एक वचनकर्ता में बात आती है यस या ईएस, तो दोनों को तो लगाएंगे नहीं, एक साथ में एक को ही लगाएंगे। अब किसको लगाएंगे ये देखते हैं हम लोग। तो एस या ईएस को किसके साथ लगाते हैं देखते हैं। ईएस को अगर वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में अगर हमारा कोई अंतिम लेटर्स, जो अंतिम लेटर होता है स्टार्ट हो, या अंतिम लेटर जो है ओ आई, एच आई, सी एच आई, एक्स आई, इन सारे लेटर्स अगर हमारे लास्ट में आते हैं वर्ब के, तो उनके साथ हम प्रयोग करेंगे ईएस का। और इन चारों पांचों को छोड़कर जिनके लास्ट में ये, इन पांचों को छोड़कर कुछ भी आए, एक्स, वाई, जेड कुछ भी आए, उनके साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। बात ये किसकी है? सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे बच्चों। एक वचनकर्ता के साथ यस यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें भी जिसके मेन वर्ब के लास्ट में ओ आई, एच आई, सी एच आई, एक्स आई, उन्हीं के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य जो लेटर्स आएंगे उनके साथ एस का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला फार्मूले में जैसे पहले क्या लिखेंगे?
सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद और नीचे लिखे सर। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस एस या ईएस लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ईटीसी या अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, ईटीसी अन्य शब्दों को लिखेंगे। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो एकदम साधारण हो, एकदम स्वीकारात्मक, मतलब जो बात स्वीकार कर ली जाए। एग्जाम्पल में जैसे राम, छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। राम स्कूल जाता है। तो अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसे ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में। तो बच्चों ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके नियमों के अनुसार पे करेंगे। जो जो नियम ऊपर लिखे गए हैं या जो भी नियम हमने बताया उसके अनुसार करेंगे तो वाक्य अपने या एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट। फार्मूला हमने लिखा है बच्चों, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता। कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, जो कार्य करने वाला होता है। कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या होगा, कर्ता होगा। राम को लिखेंगे, पहले लिख देते हैं राम। अब बताया गया वर्ब, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गो कहते हैं। अब बात आती है यस या यस, क्या लगाया जाए। तो जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर है, एक वचन कर्ता का है, तो जायज सी बात है इसके साथ यस या यस लगेगा। जैसा कि हमने बताया कि अगर यहां ऊपर बताया था हमने, ईएस का प्रयोग कहां करते हैं, अगर मेन वर्ब के लास्ट में ओ आए, एच आए, सी एच आए, एक्स आए, ऐसे लेटर्स आए मेन वर्ब के लास्ट में, तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा, यहां आया है, ओ आया है, ओ आया है कि नहीं, इन नियमों को फॉलो कर रहा है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस, ईएस ऐड कर देंगे। राम गोज, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कहीं जाने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। राम गोज टू स्कूल, ये बन गया, एकदम बेहतरीन तरीके से बन गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक देखते हैं बहुवचन का, जैसे वे सड़क पर टहलते हैं, वे सड़क पर टहलते हैं। तो देखिए अब इसे कैसे बनाएंगे, पहले तो देख लेंगे हमारा कर्ता। सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे है। वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दे कहते हैं, दे। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है हमारा, टहलना है। तो टहलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉक कहते हैं। वॉक हो गया। अब ये जो हमारी कर्ता था, कर्ता कौन सा करता है, बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम देखते हैं यस या यस लगता है कि नहीं, नहीं लगता है। हमने जैसा कि पहले बताया कि अगर बहुवचन करता है आई वी दे यू, इनमें से कोई, तो इनमें से दे आया है, दे के साथ हम किसी भी सहायक क्रिया कह लीजिए तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। दे वॉक, इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। दे वॉक, कहां टहल रहा है, अब आगे बताते हैं। यस या यस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कहां टहल रहा है, वॉक ऑन द रोड, दे वॉक ऑन द रोड। यह हो गया इतना। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा, जैसे राधा बगीचे में गाना गाती है।
राधा बगीचे में गाना गाती है। अब इसे बनाते हैं हम लोग। तो पहले देखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राधा है। राधा को लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा है यहाँ वर्ब। वर्ब क्या है? गाती है। गाती है जो सिंग करता है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं। राधा सिंग। अब बात आती है यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ यस या यस लगता है, लेकिन कंडीशन भी है, कहाँ यस लगेगा, कहाँ यस लगेगा। तो यहां देखिए ओ एच सी एच एक्स, इनमें से मेन वर्ब के लास्ट में कोई नहीं आया है। अगर कोई नहीं आया है तो इनके साथ जायज सी बात है, हम लोग क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। एस ऐड कर दिया हमने। राधा सिंग्स। राधा क्या कर रही है? राधा गीत गा रही है। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। और कहां गा रही है? बगीचे में। इन द गार्डन। इन द गार्डन। ठीक है बच्चों, आज हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। कल हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसका।